नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो एआई से में पूछा गया था ना, एआई एएसआई में जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं, उसकी मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, माध्यमिक से का बहुत सारे हुए थे पेपर, उसकी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है। हाँ ये हाँ, कर्मचारी कर्मचारी वाला नहीं करा रहा हूँ। हाँ देखो, यहाँ से देखो इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि कह रहा है कि प्राय यह कहा जाता है कि हमारे संविधान के जो निर्माताओं है वो मस्तिष्क की कुंजी निहित है। किसमें? मस्तिष्क। देखो मस्तिष्क की कुंजी जो है वो निहित है किसमें? किसमें है? प्रस्तावना में है, मौलिक अधिकार में है, मौलिक कर्तव्य में है, राज्य के नीति निर्देशक में। किसमें है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझ रहे हो आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इसमें क्वेश्चन जो है ना वो हाल फिलहाल में पूछा गया है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। मैं पुराने वाले नहीं करा रहा हूँ, वो आप पढ़ लेना उधर का। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सुनो, जब भी मस्ती की कुंजी कहा गया है मतलब हमारे संविधान में, तो ये कहा गया है प्रस्तावना को। अब क्यों कहा गया है प्रस्तावना को? देखो हमारा जो संविधान है ना वो प्रस्तावना का मूल उद्देश्य नहीं है। जैसे हमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, कहाँ बोला गया है? प्रस्तावना में बोला गया है। फिर कह रहा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता, सब प्रस्तावना में बोला गया है। स्थिर और अवसर की समानता प्रस्तावना में है। उसमें भाईचारे को बढ़ावा देना ताकि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो। तो देखा जाए ना तो प्रस्तावना में ही सब बातें कही गई, यही तो कहा गया है प्रस्तावना में, बहुत सारे बातें कही गई। और आपको पता है प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना हमारे संविधान के अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट मान का क्वेश्चन बन जाता है, समझ रहे हो आप? देखो ये क्वेश्चन में आप बोलोगे सर मौलिक अधिकार होगा क्या? नहीं, मौलिक अधिकार ये नहीं बोल रहा है कि पब्लिक के लिए कौन सा आत्मा है। ये बोल रहा है ना कि हमारे जीवन के लिए जो संविधान की अगर व्याख्या किया जाए सही तरीका से, तो आपको बेस आधार क्या होगा। देखो भाई एक चीज जान लो, जब भी संविधान की कोई भी व्याख्या हो, खस्ता हो, तो आप देखोगे ना, आप प्रस्तावना को देखो, प्रस्तावना में आपको हर बातें मिल जाएगी जो हमारे संविधान में है। आपको सुप्रीम कोर्ट की अगर बात देखोगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात बोली है कि प्रस्तावना जो है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा डिबेट हुआ है, प्रस्तावना में बहुत सारी बातें हुई कि संविधान का ये अंग है या नहीं, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ था, माना गया। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का जो हमारी प्रेमबल है वो एक इंट्रोडक्शन है, मिरर कहा जाता है। क्योंकि हमारे जो संविधान का निर्माताओं का जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव बोलो, आइडियल्स बोलो, दृष्टिकोण बोलो, सब आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने मस्ती की कुंजी प्रस्तावना में दी है, ये बोला गया है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें हर चीज मेंशन है, जैसे सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, मतलब न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सब इसमें स्पॉन्सर दिया गया है। ठीक है, देखो इस पे विवाद भी रहा था। जैसे जैसे महत्व की अगर हम बात करें, तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह संविधान के मूल सिद्धांतों को व्यक्त करता है। जब आया था केशवानंद भारती 1973, केशवानंद भारती जब 1973 आया था, तो केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि प्रस्तावना जो होगा वो संविधान का अंग है और यह संविधान की आत्मा को दर्शाती है। ठीक है, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हाँ, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो जब देखो मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना जो हम लेटेस्ट में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है,
तो इसका आंसर समझ में आ गया प्रस्तावना। देखो मौलिक अधिकार जो है ना वो भाग 3 में 12 से 35 तक है। मौलिक कर्तव्य जो है वो भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है, ये भी है, ठीक है। तो हमारा प्रिएम्बल क्या है ना, एक ऐसा है डॉक्यूमेंट, नहीं इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो इंट्रोड्यूस करता है हमारे संविधान को। इसकी इतिहास की अगर बात करोगे ना तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत की प्रस्तावना है ना वो अमेरिका की जो प्रस्तावना है ना वहीं से ये अडॉप्ट किया गया है। आपको पता होगा इसकी इतिहास की अगर हम बात करें तो जब इतिहास की बात करें तो जब संविधान सभा बन रहा था तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुआ था, 19 दिसंबर 1946 को। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ और 13 दिसंबर को 1946 को तीसरा बैठक हुआ। पता है जो 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था इसी में ना ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशंस लाए थे। कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशंस जो थे, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशंस वो कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाया था। जो बाद में जो ऑब्जेक्टिव जो रिवोल्यूशंस था उद्देश्य प्रस्ताव का जो इसको बोलते हैं लोग, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य जो प्रस्ताव था, प्रस्ताव जो था यही तो आगे जाके क्या बना, हमारा प्रिएम्बल बन गया, ठीक है। प्रिएम्बल यही बना। फिर पता है जब हम लोग बात करेंगे संविधान सभा द्वारा तो ये 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिल गया था। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिल गया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन को। और यही आगे जाके हमारा प्रिएम्बल बना। समझो, देखो 9 दिसंबर 1946 को, फिर 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को ही तो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन मींस उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। फिर बाद में ये 22 जनवरी 1947 को पास हो गया, मतलब इसको एक्सेप्ट किया गया संविधान सभा द्वारा। प्रस्तावना में देखते हो ना, आप ध्यान से देखोगे तो प्रस्तावना में तो ही बोला गया हम भारत के लोग, इस संविधान से ही तो अंगीकृत किया गया है। इसकी सोर्स जो है हमारा भारत का जो सोर्स है वही जनता ही सर्वोच्च है, ठीक है। इसी में तो अगर राज्य की स्वरूप नेचर ऑफ स्टेट बोलोगे तो भारत एक है, मीन्स सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो पता है इसमें कितनी तरह का न्याय दिलाया गया? 5 तरह का न्याय, स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुत्व, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जब भी कोई न्याय की बात करते हैं तो हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीति की बात करते हैं। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। सामान्यता में क्या किया जाता है? स्थिति और अवसर। और बंधुत्व मतलब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। यही तो हो गई है। अब देखो 1976 जब हमारा संविधान बना तो 1976 में इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, 42वां संविधान संशोधन, और इसी में जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसी तरीका से हमारा जो भारत है ना एक संपूर्ण संपन्न, ऐसे ही तो बोलते हैं, संपूर्ण संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। देखो जब हमारा प्रिएम्बल बना ना, जब हमारा ये प्रिएम्बल बना, ये प्रिएम्बल, तो प्रिएम्बल के लेके बड़ी डिस्कशन हुआ, मतलब बहुत इसका लंबा इतिहास रहा है, बहुत ही लंबा इतिहास रहा प्रिएम्बल के लेके। समझ रहे हो? जैसे बहुत सारे न्यायिक आया जुडिक्शंस कि प्रिएम्बल संविधान का भाग है या नहीं। बहुत से लोगों ने अलग अलग विचार दिए, बहुत सारे केस आया। जैसे एक केस आया था बेरूबारी, बेरूबारी आया था 1960 में, याद होगा 1960 में बेरूबारी आया था। देखो मैं जो बता रहा हूँ ना ये एग्जाम के लिए कंटेंट, देखो बहुत सारे यूट्यूबर जो है ना वो आते हैं आंसर, हाँ इसका आंसर ये होगा, चलो अरे वैसे तो कोई भी कर देगा नहीं, वो खुद पढ़ लेगा। यूट्यूब का मतलब क्या है कि अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको ज्ञान, नॉलेज हो और सारा कंसेप्ट क्लियर हो, ये होनी चाहिए। मैंने देखा एक, नाम नहीं बताऊंगा, वो स्ट्राइक मारता रहेगा नहीं डाल देगा, ऐसा नहीं। देखो एक आया 1960 में, इसको बोला गया था बेरूबारी यूनियन केस। बेरू क्या था? बेरूबारी
यूनियन केस था, यूनियन केस था, ठीक है। ये पता है इसमें क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इस केस में कहा था, मतलब सीधा कह दिया ना कि प्रिएम्बल संविधान का पार्ट नहीं है, ये केस में बोला। फिर आया 1973 का केस आया, 1973 में आया केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद जो भारती आया था, केशवानंद भारती आया था। इसमें क्या बोला गया ना, इसमें क्या बोला गया, केशवानंद जो भारती था उसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान का अंग भी है और ये बेसिक स्ट्रक्चर को दिखाता है। ये प्रेम्बल को क्या बोला कि ये संविधान का अंग भी है और ये बेसिक स्ट्रक्चर को भी दर्शाता है, ठीक है। फिर जान तो LIC था, LIC का एक केस आया था, LIC 1995 में, तो वो क्या ना, कोर्ट ने फिर से वही बात दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है, समझ रहे हो। और देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बेसिक क्वेश्चन होती है, देख रहे हो कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया। पहले आप अपने आप को थिंक करो कि किस लेवल का हमको पढ़ाई करना है, ज्यादा बाबू नहीं बनना है, ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन, जिसने पेश किया था कौन, 1946 में, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा कब माना गया, तो ये माना गया 1973 के केशवानंद भारती मामला, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, तो ये हो गया आंसर प्रस्तावना, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा ना चौथा स्तंभ शब्द क्या है, देखो चौथा स्तंभ जो है ना वो प्रेस है, हमारे देश का प्रेस है, मीडिया। और आप जान ही रहे हो कि हमारे देश का मीडिया का क्या हाल हो चुका है। ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा इस पे, लेकिन ये बहुत बड़ी डिबेट है, डिबेट नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है ना कि हमारे देश में मीडिया का हालत बेहतर से खराब हो गया। देखो मीडिया अगर खराब हो गया ना तो मान लो तो हमारा देश भी खराब ही की स्थिति में है, क्योंकि जो चीज आप दिखाना चाहते हो आप दिखा ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे होगा, आपको कैसे किसी चीज के बारे में आप जज कर पाओगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो जो आईना होती है ना संविधान का या पब्लिक का, वो प्रेस होती है, लेकिन प्रेस इस समय क्या हो चुकी है, बिक चुकी है। चौथी स्तंभ जो होती है ना वो मानो ना समाचार मीडिया होती है, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव निषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 का था, बिल्कुल 15 अनुच्छेद यही कहता ना कि कोई भी व्यक्ति को जाति, धर्म, मूल, वंश के आधार पर हम उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जिसे वर्गीकृत किया गया, किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ये किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता जो है ना वो 25 से 28 तक है, शोषण 23 और 24 है, सांस्कृतिक 29 और 30 है, और शैक्षिक ये है समानता के आधार पे किया गया है, धर्म को समानता के अधिकार पे किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। इसी में कहा गया है कि लोगों को दिया गया है एक पहला मौलिक अधिकार है। जो 14 से 18 क्या है, ये तो कानून के समझ समता है, और 15 से 18 यही बताया गया। 15 में तो ही बोला गया है कि धर्म, लिंग, मूल, वंश, जाति के स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में क्या बोला गया है, सार्वजनिक रोजगार को समान अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, और 17 में है कानून के रूप में असीमता, और 18 में है उपाधियों के अंत। यही है अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के राष्ट्र सूची में शामिल नहीं है, मतलब भारत समिति, देखो 7वीं अनुसूची में जब जाओगे, 7वीं अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में 3 चीज तो है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है, और एक केंद्र सूची है। तो इसमें यह बोला गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्र सूची में शामिल नहीं है। तो राष्ट्र सूची में शामिल क्या नहीं है, कृषि राष्ट्र सूची में शामिल है, सट्टा और जुआ राष्ट्र, मत्स्य पालन, बीमा, बीमा जो है ना वो राष्ट्र सूची में नहीं आता है, बीमा जो है वो राज्य सूची का पार्ट नहीं है।
राज सूची का पार्ट जो भी है ना, वो सार्वजनिक व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, अस्पताल हो गया, शौचालय हो गया, सट्टेबाजी जुआ हो गया, ये सब राज सूची में आता है। लेकिन बीमा, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, ये सब क्या है, ये सब हमारा केंद्र सूची में आता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष से कम आयु के कोई भी बच्चा किसी भी कारखाना में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या खतरनाक रोजगार नहीं माना जाएगा। तो ये अनुच्छेद 24 कहा गया है। अनुच्छेद 24। 23 शोषण नहीं करना है किसी को, मतलब बलात् नहीं करा सकते हो, किसी से जोर जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो। और 24 में यही बोला गया कि जो बात यहाँ पे पूरी लिखी गई ना, ये सब 24 में लिखा गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अनुच्छेद 24 है, जो अनुच्छेद 24 है ना, देखो मान लो ये पूरा अनुच्छेद 24 का पूरा पार्ट ये लिख दिया है। ठीक है, तो देख रहे हो ना, अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने 1 से 395 तक मैंने करा दिया है। सोच के भाई, संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य का यह प्रयास होगा कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षित प्रदान सुविधा करे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब इस पे देखो, ये क्वेश्चन पूछने का क्या रीजन है। देखो रीजन तो कुछ नहीं है, लेकिन पता है ये विवाद विवाद भी रहता है ना हर में से। कभी कभी देखते हो ना, जैसे हाल फिलहाल में आपने बिहार में न्यूज देखा था, बिहार में न्यूज देखा था कि एक लड़की जो थी ना, वो पूरा गाली गलौज की थी, उसको टीचर के लेकर ट्रांसफर कर दिया था, तो उन्होंने बहुत गाली गलौज की थी। बिहार के लोग को भादा भादा गाली दे। क्यों गाली दी भाई? देखो पोस्टम लेना, इधर करना उधर करना अलग है, लेकिन गाली देना अलग है, वो टीचर से रिलेटेड थी। तो इसमें यही बोला गया है कि देखो कोई भी राज्य सरकार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम जो भी शिक्षा करें वो मातृक स्तर पे करें, ताकि उसका जो विकसित हो माइंड हो, बचपना वो अच्छे से हो और अच्छी से वो सीख पाए। समझ रहे हो आप, ये था। तो यही बोला गया, बट किस में बोला गया, तो ये बोला गया है 300 किस में, 349 में नहीं, 351 में नहीं। कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के प्राथमिक स्तर को बात करता है? ये 351, सॉरी 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 350 का ये, 350 का ये। देखो मैं इसके बारे में पूरा बताता हूँ, मैंने बनाया भी है वीडियो। देखो सबसे पहले देखो क्या है, इस बात को समझो। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य का यह प्रयास होगा कि वह शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की पर्याप्त सुविधा प्रदान करे। तो ये बात कही गई है 350 के ए में। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कोई भी छोटा बच्चा हो वो अपनी मातृभाषा में दे, सीखने की क्षमता बढ़ेगी, समझ बढ़ेगा, बहुत कुछ होगा, कल्चरल होगी। कैसे जोड़ा गया पता है? ये जब 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, तब ये जोड़ा गया था। राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ था ना, राज्य संगठन के आयोग पे, तब ये जोड़ा गया था। जैसे मान लो कि तमिलनाडु में तेलुगु और हिंदी भाषी रहते हैं, लेकिन राज्य सरकार को चाहिए कि इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो है ना, वो तेलुगु हिंदी में व्यवस्था करें। तो ये है, ठीक है। अब देखो हम लोग अनुच्छेद, देखो 349 अनुच्छेद क्या है, ये भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध है। मतलब संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद में बदलाव का नियंत्रण दिया गया है। 350 में है, 350 में कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी भाषा में सरकार से शिकायत करने का पूरा अधिकार दिया गया। ये दिया गया 350 में। 350 में जैसे भारत में जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, मान लो आप आप तेलुगु वासी और आपको हिंदी और इंग्लिश नहीं आता है और भारत सरकार से शिकायत करना चाहते हो, तो आप अपने भाषा तेलुगु में शिकायत करोगे, वो एक्सेप्ट करेगा भारत सरकार। अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि तेलुगु को किसमें कन्वर्ट करके वो अपना प्रॉब्लम को सोल्व कराए आपसे, मतलब वो करे, वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन इतना कंफर्म है कि 350 में ही कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि कोई भी सरकार से शिकायत करे, या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी भाषा में शिकायत कर सकता है। जैसे मान लो आपको आता है भोजपुरी अच्छा से, और आप भोजपुरी में लिख के शिकायत कर सकते हो। देखते हो
कोई सरकार को एप्लीकेशन लिखना रहता है शिकायत वगैरह से, तो आप हिंदी में भी करते हो। जनरली हिंदी इंग्लिश में ही लोग करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे ना हिंदी सही आता है ना मुझे इंग्लिश सही आता है, बट मैं तेलुगु में मास्टर माइंड हूँ, तो आप तेलुगु में अपना शिकायत कर सकते हो, भारत सरकार एक्सेप्ट करेगी। ये ध्यान रहे। देखो एक चीज यहाँ पे और बड़ी बात है, बहुत से लोगों को देखोगे ना ऑफिस वगैरह में जाते हो तो शिकायत करते हो तो उसको इंग्लिश नहीं आता है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। तो आप एप्लीकेशन लिख दोगे हिंदी में, नहीं इंग्लिश में, तो बोलेगा नहीं तुम हिंदी में लिख के आओ। अगर वो ये बात बोलता है ना तो बोलना तुम पागल उगल हो क्या जी, तुमको ये नहीं पता संविधान का 350वां अनुच्छेद नहीं पढ़े हो, उसको औकात दिखा देना, बोलना तुमको एक्सेप्ट लेना होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम हिंदी में करो या इंग्लिश में करो। लेकिन आप प्रश्न उठता है कि क्या मैं उससे बहस करूं? नहीं, बहस क्यों करो? अरे भाई तुमको काम निकालना है ना, यहाँ तुम ज्ञान फैलने चलोगे तो पता चला जो भी काम धाम तुमसे बनने वाला था नहीं बनेगा। इसीलिए लोग अपने सुविधा अनुसार करते हैं। यहाँ पे किसी तरीका का कोई बहसबाजी ना करना ही सूचित है। लेकिन आपको पूरा अधिकार देता है कि आप किसी भी भाषा में शिकायत दर्ज कर सकते हो। अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350। 349 में क्या बोला गया? 349 में क्या बोला गया है? 349 में क्या बोला गया है? 349 में ही बोला गया है कि भाई आप जो भी अनुच्छेद आपके प्रावधान में है, मतलब हिंदी भाषा हो अंग्रेजी भाषा हो, तो अनुच्छेद 349 यही कहता ना कि संविधान के जब लागू होने से 15 वर्षों तक जो राजभाषा था वो मतलब राजभाषा में जो भी प्रयोग किया जाएगा ना उसमें संशोधित नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के पास भाषा आयोग की सिफारिश ना हो और ना ही राष्ट्रपति इस पे विचार विमर्श करे। समझ रहे हो ना? मतलब ना ये कहा गया था ना 349 में कि 15 साल तक भाषा जो था ना वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग प्रशासन में और न्यायालय में जारी किया जाएगा, ये कहा गया। 350 हो गया। 350 ये समझ में आ गया कि राजभाषा को मातृभाषा में शिक्षा देने का पूरा प्रावधान किया गया। 351 में कहा गया है कि हिंदी विकास को निर्देशित करे, मतलब हिंदी को अधिक से अधिक प्रमोशन दे, मतलब ये हिंदी भाषा को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार और आगे पूरा विदेश लेवल पे इसको प्रचार प्रसार करे। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो मैंने सारा अनुच्छेद आपको डिटेल में समझाया। देखो अगला अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम का यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य के जो मंत्री परिषद का आकार मतलब आकार होगा वो कुल संख्या के उस विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा। तो ये 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। 2003 में ये बोला गया था, मतलब 2003 में हुआ था ये। इसमें ये बोला गया था कि आपका जो मंत्री परिषद का आकार होगा टोटल का वो कितना होना चाहिए? 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बातें कहाँ बोली गई थी? याद करो, संविधान का 51वां संविधान संशोधन में ये बातें कही गई थी। ठीक है, समझ में आया आपको? तो 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें यही बोला गया था, क्योंकि देखो क्या होती थी ना उस समय दल बदल कानून आया था ना, तो राष्ट्रपति की बात होती थी ना कि कोई भी मंत्री परिषद का आकार जो होगा वो 15% से अधिक नहीं हो सकता। तो 51वां संविधान संशोधन में ये बातें बोली गई थी। ठीक है, संसद में देखो संशोधन भी मैंने पढ़ाया लेकिन पूरा वीडियो मैंने नहीं किया है, लगभग 26-27 तक मैंने किया, अभी मैं करूंगा उसको भी पूरा कंप्लीट करूंगा। संसद में शामिल होती है, तो संसद में कौन कौन शामिल होती है? तो संसद में राष्ट्रपति जो होते हैं, राज्यसभा लोकसभा होती है संसद में। ठीक है, संसद में राष्ट्रपति महोदय जी, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। मुख्य न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश संसद से कोई मतलब नहीं, वो एक फ्रीडम संस्था है जो न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे नया चुनाव आयुक्त चुना गया? देखो ये जो है ना करंट से रिलेटेड है। देखो करंट में पूछ दिया क्या नहीं, जो करंट से रिलेटेड है। तो आप सभी जानते हो कि अभी कौन है चर्चा। देखो आप कहोगे कि ऐसा क्यों पूछा गया? अरे भाई इसलिए पूछा गया ना, इसलिए पूछा गया कि ये चर्चा में चल रहा है, अभी बहुत दिन तक चर्चा में रहेगा ये।
तो ये थे ज्ञानेश कुमार थे और सुखविंदर सिंह संधू को चुना गया था। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। देखो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है, चुनाव के लिए निम्नलिखित में किस चुनाव का प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एकल, एकल किया जाता है, एकल। देखो जो 54 है ना, भारत जो राष्ट्रपति का जो 54 है, इसमें कौन कौन भाग लेंगे ये दिया गया है। और 55 में बोला गया कि कैसे होगा, तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो देखो जो 54 है ना, उसमें बोला गया है, उसमें बोला गया है कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भाग लेंगे, और विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भाग लेंगे, और दिल्ली और पुडुचेरी के जो सदस्य होंगे वो भाग लेंगे। इसमें बोला गया है 54 के अनुसार। और 55 में बोला गया है कि एकल संक्रमणी वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है, ये 55 में है, लेकिन देखो 55 के क्लोज में है ऐसे करके, बट ध्यान रखो 55 ही याद रखो, थोड़ा डीप में नहीं जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। करना एकमात्र उदाहरण जब राष्ट्रपति के ने अपने वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था। देखो वीटो का शक्ति का प्रयोग पता है, अनुच्छेद 111 में किया गया है। 111 में वीटो का पावर है, राष्ट्रपति जी को है। लेकिन क्या कर रहा है, एकमात्र उदाहरण बताओ जो भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो ये किया था, कब किया था? ये किया था भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में किया गया था वीटो पावर का। देखो वीटो पावर जो है ना, वो सब जगह आप वीटो पावर नहीं लगा सकते हो। जैसे आपका संविधान संशोधन है, वहां वीटो पावर नहीं चलेगा राष्ट्रपति महोदय का। को मनी बिल है तो मनी बिल में नहीं चलता है। जैसे एगो 24वां संविधान संशोधन आया था, मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है कि 24वां संविधान संशोधन में ये राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया गया कि कोई भी संशोधन आपके पास जाएगा ना, तो आपको साइन करना ही पड़ेगा किसी भी तरीका से। नहीं करते हो आप तो फिर नहीं करना ही पड़ेगा। उनको अधिकार छीन लिया गया संशोधन के मामले में, और मनी बिल में भी यही करना पड़ता है उनको। वो कुछ नहीं कर सकती, वो लौटा सकती है, लेकिन अगर लौटा दियो दोबारा फिर आ गया तो फिर से वो क्या होगा। ठीक है, तो ये भारत के पास 3 तरह का वीटो शक्ति है, मैंने बताया भी है। एक पूर्ण होता है, एक निलंबन होता है, एक पॉकेट होता है। इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ये अमेरिका में जाओगे तो 4 तरह के लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पे अनिश्चित काल के लिए कोई भी कार्रवाई न करे तो कभी कभी पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। 1982-1987 में भारत के जो राष्ट्रपति थे ना, जयलसी ने यही भारतीय डाक संशोधन विधेयक को कानून बनाने से रोकने के लिए पॉकेट का प्रयोग किया था। तो ये संशोधन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत का, देखो भारत के प्रधानमंत्री है ना, तो मंत्री परिषद के या कैबिनेट के, मतलब भारत का जो प्रधानमंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भारत के राष्ट्रपति, मतलब जो ये क्या बोलते हो, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो, क्योंकि देखो 75 में क्या बोला गया है, 75 में कहा गया ना कि राष्ट्रपति जो होंगे वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह से और उन्हीं के अनुसार से करेंगे। ठीक है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में किसके प्रशासन के अधीन होता है? तो ये होती है प्रधानमंत्री कार्यालय, मतलब प्रधानमंत्री के कार्यालय से होती है। ठीक है, मतलब जो भी मतलब क्योंकि इसी के अंदर में आता है, जैसे इसरो वगैरह जो भी है ना, सब इसी के अंदर में आता है। परमाणु ऊर्जा विभाग हो गया। ये 3 अगस्त 1954 को राष्ट्रपति के आदेश पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभार दी गई थी। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से ही आता है। ठीक है, देख रहे हो भाई कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पढ़ लो ऐसे, फालतू की नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक संज्ञेय अपराध है? संज्ञेय अपराध मतलब समझते हो? संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध। देखो संज्ञेय अपराध वो होती है ना जिसमें जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट को गिरफ्तार कर सकता है। मतलब संज्ञेय अपराध उसको बोला जाता है, ऐसे अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के, देखो आप समझो पुलिस, देखो मैं समझाता हूँ,
जैसे मान दो कोई भी व्यक्ति को कोई भी गिरफ्तार ऐसे नहीं कर सकता है, उसको सूचना मतलब उसको गिरफ्तार करने से पहले उसको बताया जाता है कि आपको इस कंडीशन से आपने कानून को उल्लंघन किया, इसलिए मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होती है जहाँ पे आपको बिना किच कहे गिरफ्तार से बोल सकता है और गिरफ्तार कर सकता है। ये समानाता जाता गंभीर प्राकृतिक अपराध होते हैं, जैसे हत्या हो गया, अपहरण हो गया, युद्ध छेड़ने का प्रयास करने या भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए उस्काने, घातक हथियार जैसे लैस होकर दंगे करवाने। मतलब एक ऐसा ना जो देश के इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी की आप हत्या कर रहे हो, तो ऐसे में आपसे कुछ नहीं कोई पूछेगा ना, सीधा अपने पास रख लेगा। तो इसमें यही बोला गया कि असंख्य अपराध जो न्यायालय द्वारा निपटाया जा सकता नहीं, न्यायालय द्वारा किया गया नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब अपराध जो न्यायालय द्वारा निपटाया जा सकता है, न्यायालय ही इसको निपटा सकता है। ठीक है, यही होती है ना कि बिना बिना वारंट पे गिरफ्तारी कर सकता है, समानता गंभीर अपराध हत्या ये होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मतलब ना किसी व्यक्ति द्वारा पहला अपराध नहीं, और नाबालिग द्वारा नहीं, हत्या नहीं, अपराध जो न्यायालय द्वारा निपटाया जा सकता है। ठीक है, यही होती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए कोई भी धन विधेयक, देखो ये जो मनी बिल है ना, मनी बिल भी राष्ट्रपति महोदय जी वीटो पावर नहीं लगा सकते हैं, और राज्यसभा भी इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। सिर्फ क्या करता है, सुझाव दे सकता है, बात रख सकता है, लेकिन कुछ चेंज नहीं कर सकता है। ये काम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की होती है। धन विधेयक क्या होती है, टैक्स वाला जो भी बिल हो गया, कितना खर्चा किया सरकार ने, कितना इनकम, ये सब मामला होती है। तो ये सब बातें जो होती है ना, वो सब लोकसभा के पास पावर होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक ये इसको रोक सकता है, 14 दिन तक, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक ये रोक सकता है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 110 है ना, अनुच्छेद 110, इसी में ये बात बोला गया है कि राज्यसभा मात्र 14 दिन तक ये रोक सकता है। यदि राज्यसभा का अवधि के भीतर वापस नहीं करती है तो माना जाएगा कि वो अपने आप पारित हो गया। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन या स्वीकृति नहीं कर सकती, केवल और केवल सिफारिश दे सकती है, कोई रिकमेंडेशन दे सकती है, सुझाव दे सकती है। धन विधेयक भी राष्ट्रपति के पूर्व की सहमति होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास भी कुछ पावर नहीं दिया गया। अगर राष्ट्रपति जी के पास ऐसा नहीं कि वो वीटो लगा देगी, नहीं लगा सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान से 5 से 14 वर्ष के आयु के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो होंगे ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे इससे और इससे, समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ये। देखो ये जो है ना 45, जो देखो 45A, ये 45A में समझो, 45A में कहा गया था 45 जो ए था ना, पहले वो एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन लगा ना कि नहीं इसको हम फंडामेंटल राइट्स बनाया जाए, तो फिर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स बना दिया और एक संशोधन करना पड़ा, 86वां संशोधन, समझ रहे हो ना। तो फिर ये क्या क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग 21A में जाएंगे। 5 से या 6, 5 से 6 है जीता, तो यही है ना अनुच्छेद 21 में जो 86वां संविधान संशोधन आया था भारत सरकार के द्वारा, 2002 में आया था, 2002 में। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझाते हैं कि देखो क्या था। पहले क्या थे, अनुच्छेद 45 है, आपको पढ़ा होगा, अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आती है। इसमें ये बोला गया है ना कि राज्य का प्रयास होगा कि वह संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ये 1950 में बोला गया था, जब अनुच्छेद चला था तब 1950 में ये बातें हुई थी। फिर क्या हुआ ना, जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व आया, फिर और आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो जस्टिसेबल नहीं है, तो राज्य करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो ठीक है। फिर ये घटना 1950 से 2000 तक चलती रहा, 2000 तक, तो 10 साल का सीमा तो कभी बीत गया। तो मांग उठी, सभी बच्चों के लिए शिक्षा नहीं मिल पाई, तो फिर क्या किया गया
21वां संविधान संशोधन किया गया 21A, और उसमें जोड़ के 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। और ये एक कानून के दायरे में कर दिया गया, मतलब हर एक बच्चे को अधिकार होगा, हर बच्चे को एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। मतलब सरकार को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई, नहीं हर बच्चों को आपको देना होगा। समझ रहे हो आप? हाँ, तो ये आंसर हो गया। देखो 45A एक नया स्वरूप इसी में चेंज होकर आ गया, मतलब उससे चेंज हो गया, क्योंकि जो 45A ना था 14 वर्ष तक मुक्त था, लेकिन वो नीति निर्देशक तत्व में आता था, लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स बना तो इसमें आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21A। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण देता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विभागीय शक्तियों का वितरण। देखो 356 तो राष्ट्रपति शासन है, नहीं होगा। 370 जम्मू कश्मीर है, नहीं होगा। 368 संशोधन है, नहीं होगा। तो यही नहीं जाओगे ऑप्शन में। देखो भाई अगर आपको याद भी नहीं रहेगा ना, और भी अनुच्छेद याद होंगे तो भी आप मार सकते हो, यही होती है डिटेल पढ़ा रहेगा तब। और आप सीधे ऑप्शन यूट्यूब पे देखते हो ना, बहुत सारे लोग सेट पे सेट कराते हैं। मैं कहता हूँ ना कि मेरे से आप 5 सेट कर लो और उसका 50 सेट बराबर होगा, क्योंकि तो वो एक्सप्लेन नहीं करते ना, वो सिर्फ और सिर्फ आंसर बताते हैं, निकाल देते हैं। ऐसे होता है भाई, वैसे तो खुद कर लेगा वो बच्चा, इतना कोई अंधा है क्या, नहीं ना। ठीक है, तो 246 जो है ना, 246 जो है ये बहुत बड़ी शक्ति देती है। क्या देती है 246, आपको पता होगा। ठीक है, ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र, देखो केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण देता है। मतलब ये कह रहा कि जो भी विभागीय होगी ना, जैसे 246 में एक आ गया है कि भारत के जो संसद होगा और राज्यों की जो लेजिस्लेटिव पावर होगा वो किन किन पर कानून बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे पास 3 तरह के हैं, एक है राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, इस पे है। ठीक है, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तुमको पता है कि इस पे कौन कौन कानून बना था। तो 246 में यही बोला गया है, पावर दिया गया है कि संसद को संघ सूची पे विशेष प्रावधान दिया गया है, राज्य पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर बहुत सारा बात इसी में सब लिखा गया है। मतलब ना सीधा बोलो ना, 246 का यही उद्देश्य है कि भारत में जो संघीय प्रणाली अपनाया गया है ना, फेडरल सिस्टम, उसके साथ केंद्र और शक्तियों के बारे में बताया गया है। समझ रहे हो ना, तो ये बातें देख रहे हो ना, विभागीय शक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये है 246 में, और मैंने सब बता ही दिया। अगर आपको याद नहीं रहेगा ना तो भी आप कर सकते हो। देखो बमनमा संविधान संशोधन क्या कर रहा है। देखो बमनमा संविधान संशोधन क्या कर रहा है भाई, मैंने एक लड़का को देखा वीडियो बनाता है, नाम नहीं लूंगा, बुरा मान जाएगा। देखो उसका मकसद व्यू के लिए है, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं ये सब नहीं करता हूँ। तुम देखो या ना देखो, अगर जो बच्चा एक बार देख ले वो पसंद करेगा नहीं या देखेगा नहीं। और मैं चैनल फाइनलाइजेशन में बोलता हूँ सब्सक्राइब करो। देखो बमनमा संविधान संशोधन 1985 में आया था। इससे किससे संबंधित है, सभी को पता है, दल बदल कानून है ये। तो वो दल बदल कानून था इसलिए लाया गया था ना कि मान लो आप कांग्रेस से आपने सीट चुनाव जीता और कल के दिन आप बीजेपी में चले गए, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा ना। उन्होंने आपके आपके प्रश्न मतलब आपके सिंबल से चुनाव लड़वाया, पैसा खर्चा किया और आप जीत गए और इधर चलाए, आपको लालच दे दिया कि आपको मंत्री बना दिया जाएगा। तो फिर इसीलिए ये कानून लाया गया। ये कानून बहुत सख्त है, ऐसा नहीं कि ये नहीं लागू होता, लागू होता है। कोई माइकल लाल ने जो इधर उधर कर दिया तो उसका पूरा जान तो डिक्वालिफिकेशन हो जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन पता है अनुच्छेद कितना में है, क्वालिफिकेशन तो 84 में है। भारत के जो संसद की क्वालिफिकेशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं उनकी क्वालिफिकेशन 84 में है, लेकिन डिस्क्वालीफाई करने का काम है 102 में ये है। तो इसके तहत भी किया जा सकता है, क्योंकि आपने क्या किया, दल बदल किया, डिफिकेशन किया है आप।
तो ये क्षेत्र लाया जाता है। ये दल बदल सब जगह लागू होता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानमंडल में भी और विधानसभा सब जगह लागू होती है। समझ रहे हो, कोई भी सदस्य के साथ लागू हो सकता है। क्या होती है, जैसे कब लागू होती है, अपनी पार्टी के, जैसे हर पार्टी के एक अपना नियम कानून होता है, देखोगे तो अपनी पार्टी के निर्देश के विरुद्ध तुम वोट दे दिया या मतदान में उपस्थित हो गए तो लग जाएगा। स्वेच्छा से अपनी पार्टी के सदस्यता छोड़ दे तो ये हो सकता है। फिर स्वतंत्रता दल किसी में शामिल हो गए तो, नामांकन सदस्य 6 के महीना के लिए दल में शामिल हो, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं ना जो हो सकती है, और बहुत सारे चीजें होती है, बट ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, देखो ये मैं क्वेश्चन उठाया हूँ ना जो लेटेस्ट में पूछा है एसआई में, और लग भी रहा है एसआई जैसा क्वेश्चन। ऐसे तो पूछने के लिए आसान, देखो पॉलिटिकली ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कर, राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो, इस सदन में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखो राजनीतिक दलों में जो राजनीतिक दल होती है उनको कैसे सुधारा जाए, तो लोगों की राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, कौन बोला है कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, लेकिन बोला क्या गया है, कौन सा कथन सत्य है। अच्छे आचरण वाले लोग राजनीति में दल में शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं, तो केवल दो सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पूर्वावलोकन निम्नलिखित में किसके द्वारा पूरा किया जाता है। न्यायिक पूर्वावलोकन, देखो न्यायिक पूर्वावलोकन बहुत बड़ी बात है। हमारे संविधान में क्या है ना, आपको पता होगा हमारे संविधान में राष्ट्रपति जी को पूरा, राष्ट्रपति बोलते हैं, न्यायपालिका को पूरा अधिकार दिया गया है कि अपने कानून को सही तरीका से मतलब उसको रक्षा करे, उसको रक्षा करे सही तरीका से, मतलब वो किसी के दबाव में काम ना करे। तो यहाँ पे उनका एक स्टेटमेंट, मतलब इनका एक पावर दिया गया है कि न्यायिक पूर्वावलोकन है। अब न्यायिक पूर्वावलोकन क्या होती है ना, मान लो कभी किसी ने सजा सुना दिया, उसको लगा कि अरे ये सजा मैंने गलत सुना दिया, या कोई एविडेंस की कमी था, जल्दीबाजी में फैसला मैंने राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, तो उनके पास पूरा पावर दिया गया है, पूरा पावर दिया गया है कि वो न्यायिक पूर्वावलोकन करे। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, हाँ। तो ये है न्यायिक पूर्वावलोकन, तो ये दोनों को दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को भी दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को भी और उच्च न्यायालय को भी पावर दोनों को दिया गया है। ठीक है, कि न्यायिक पूर्वावलोकन करे। ठीक है, समझ में आया, मतलब जुडिशियल रिव्यू दोनों को दिया गया है। देखो कभी कभी क्या होती है ना, जैसे सॉरी सॉरी मैंने क्या, हाँ हाँ, कभी कभी क्या होती है ना, जैसे भारत सरकार जो होती है ना, कोई कानून लाई, बिल लाया, अब बिल लाया जो संविधान के विपरीत बना दिया गया, बहुत सारे ऐसे कानून होती है। तो एक अनुच्छेद 13 आपने सुना होगा, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, संविधान के ऐसा कोई कानून है जो संविधान के विपरीत हो वो खत्म हो जाएगा। तो संविधान के विपरीत के अनुसार कोई भी आप कानून बनाते हो तो वो अनसंशोचनीय माना जाएगा। तो ये संसद का पूरा परिभाषा न्यायिक पूर्वावलोकन का यह है कि न्यायालयों को यह अधिकार होगा कि संविधान के विपरीत बनाए गए किसी भी कानून या कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। यदि अगर संसद या राज्य विधानमंडल या कार्यपालिका ऐसा कोई कानून या आदेश दे तो संविधान के प्रावधान या मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे रद्द कर सकती है। ये पावर पूरा दिया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय में देखो, सर्वोच्च न्यायालय में क्या क्या है, एक अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 31 है, 131 है, अनुच्छेद 136 है, अनुच्छेद 143 है, अनुच्छेद 147, ये सब है पूरे देश में लागू होगा। और 226 226 और 227 ये भी पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि संविधान के कोई भी विपरीत कानून अमान्य माना जाएगा, अनुच्छेद 13 कहता है। अनुच्छेद 32 रिट जारी करता है अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेशन हो रहा है। 226 हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है। 231 से 236 तक सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 129 क्या है, अद्वितीय न्यायालय होगा।
उस पर कोई तुम टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हो। फिर 246 को विधायी शक्ति का जुडिशियल रिव्यू के पूरा पावर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब पूरी पावर दिया गया है, समझ रहे हो आप। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑल अनुच्छेद है ना वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ऐसे रिवीजन अभी कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को अगर आप देखोगे ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या है 124 से शुरू होती है, 124 से शुरू होती है और 143 नहीं 147 तक जाती है, 147 तक जाती है, ध्यान से देखना। 124 में याद दिला देता हूँ, 124 क्या बोला गया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना, वो भी संविधान के अनुसार भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। अभी मुख्य न्यायाधीश की संख्या 1 है और 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल 34 हो गए। फिर 125 में उनका वेतन भत्ते से बात किया गया। 126 में कहा गया कि कार्यवाहक जो होंगे ना वो होंगे, मतलब अगर कोई पद खाली हो जाता है तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बोला गया। 127 में कोई मतलब एडिशनल को ऐड करना। 128 में इसी तरह 129 में बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, मतलब इस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हो। 130 में कहा गया कि उसका स्थान कहाँ होगा। 131 में मूल अधिकार के बीच में कहा गया, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विवाद होगा ना वो यही सुना जाएगा। मूल अधिकार का क्या है, जैसे कोई नदी जल विवाद या कोई बाउंड्री के लेके विवाद या कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच में टैक्स के लेके विवाद, तो सब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। 132 में कहा गया अपीलीय अधिकार है, अपीलीय अधिकार, अपीलीय अधिकार। 133 में दीवानी के अपीलीय अधिकार है। 133 में देखो 132 में समझना, तो मैं इधर ले लेता हूँ, ऐसे कोई नहीं बताया भाई इतना बताने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए ना, समझ भी तो आना चाहिए ना। देखो देखो जैसे देखो 132 समझना, 133 और 134 ये है, फिर है 129 129 समझना और 131 ये सब इम्पोर्टेंट अधिकार है। देखो क्या कहता है ना, 129 कहता है कि ये सर्वोच्च न्यायालय होगा एक अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब आप इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हो। 121 जो है ना एक मानो ना सर्वोच्च न्यायालय का मतलब मूल अधिकारता है कि जैसे कोई राज्य दो राज्य आपस में लड़ गए टैक्स के लेके, नदी जल विवाद के लेके, बाउंड्री के लेके, तो यहाँ सुना जाएगा। अपीलीय अधिकार होती है कि संवैधानिक मामला, जैसे मान लो कोई ऐसा मामला है जो संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत खतरनाक मामला हो, संविधान से जुड़ा हुआ और हर हर पब्लिक को जानना जरूरी है। जैसे कभी कभी देखा था ना निजता का अधिकार, निजता का अधिकार देखा था, इसको प्राइवेसी का अधिकार माना गया था 2017 में जब आया था। तो ये क्या था, ये बहुत अच्छा था, प्राइवेसी के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स घोषित किया गया। तो इसी में 132 से पूरा अधिकार दिया गया है। 133 में कहा गया है ना, 133 में कहा गया दीवानी मामला, जैसे कोई दो भाई में केस शुरू हो गया हो, जैसे मान लो कि तुमने हाई कोर्ट में गया कोई जमीन के विवाद के लिए और हाई कोर्ट में सही से सुनाई नहीं हुआ या एक तरफा फैसला सुना दिया गया और तुम उस फैसला से संतुष्ट नहीं हो, तो एक तुम क्या कर सकते हो, अपीलीय मतलब अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में और जा सकते हो। 34 में है सिविल वाला है, सॉरी क्रिमिनल केस वाला, ठीक है, इस तरह से। हाँ 137 में देखो 137 में बोला गया है, 137 में बोला गया है रिव्यू पिटीशन। कभी कभी क्या होती है ना कि न्यायालय ने बहुत कुछ ऐसा फैसला सुना देती है जो उनको लगता नहीं है, खुद ही उनको लगता है कि मैंने गलत सुनाया, तो फैसला को पलट सकती है या रद्द कर सकती है या पलट सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। पावर 137 में दिया गया है, रिव्यू पिटीशन वाला होता है, ठीक है। फिर 139 में रिट जारी करने की शक्ति दिया गया, किसको, संसद को कितना और जारी कर सकता है, इस तरह से, ठीक है। फिर 143 में राष्ट्रपति को है। इस तरह से आप देखोगे ना तो पूरा व्याख्या दिया गया है। तो मेन आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो याद रखना है, याद हो गया। बट यहाँ पे वो नहीं था, यहाँ पे न्यायिक पूर्वावलोकन, मतलब जो संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाएगा या कोई मतलब संसद राज्य विधानमंडल या कोई भी अधिकारी कुछ भी हो,
कोई भी ऐसा कानून बनाएगा जो संविधान के खिलाफ हो या फंडामेंटल राइट्स को कम कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेगा और न्यायिक पूर्वक उस कानून को रिव्यू करेगा, देखेगा कि गलत है या सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा। देखो गणराज्य का मतलब क्या होता है, राज्य का मुख्य निर्वाचित होना, बिल्कुल होगा, सही बात है। गणराज्य का मतलब यही होता है कि राज्य का जो मुखिया होगा ना वो क्या होगा, क्या होगा, नहीं होगा। फिर धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म समान, बिल्कुल। संप्रभुता, लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार, बिल्कुल। समाजवादी, पूंजी नहीं, पूंजीवादी होता है, इसका आंसर ये होता है। तो हमने देखो पूरा करा दिया था, सॉलिड क्वेश्चन था, लेटेस्ट पेपर वाला, मध्य से तक था, कुछ एआईसी का था, सब करना। ठीक है।